ओके तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेस्ट 6 ETFs की, जिनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं या फिर जितने लंबे समय के लिए चाहें आप उतने लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स इन ETFs में कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ETFs म्यूचुअल फंड से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर आप सेम कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स को उठा के देखेंगे तो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में आप काफ़ी कुछ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड्स आपस में अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको लेकर काफ़ी डिफरेंट होंगे। इन म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। इन म्यूचुअल फंड्स की वॉलेटिलिटी, इन म्यूचुअल फंड्स के और भी दूसरे पैरामीटर्स होंगे जिनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ETFs की बात करते हैं तो ETFs के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ETFs हमेशा इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ETFs एक्टिवली मैनेज फंड्स नहीं होते, ये पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि इनको मैनेज करने के लिए एक एक्टिव फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि ETFs इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो जैसी परफॉर्मेंस इंडेक्स की होगी वैसे ही परफॉर्मेंस ETFs की होगी और वैसे ही रिटर्न्स आपको भी मिलेंगे। तो ETF में बस जरूरी ये है कि आप सही ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। सही ETF का मतलब है कि सही AUM, सही एक्सपेंस रेशियो, सही ब्रांड और सही ट्रेडिंग वॉल्यूम। और इन्हीं सब पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने आज के इस वीडियो में इन 6 ETFs को शॉर्टलिस्ट किया है। और जैसे कि मेरी म्यूचुअल फंड्स की आपने दूसरे वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैं 2 म्यूचुअल फंड्स या फिर 3 म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके आपको एक म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करके बताता हूं। यहाँ पर आज मेरे पास कुछ भी कंपेयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर एक ETF इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो अगर मैं सेम कैटेगरी के 2 ETFs को आपस में कंपेयर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। तो जिन भी ETFs की आज की इस वीडियो में बात हो रही है, अगर आप इन ETFs में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में, तो आगे चल के वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है शून्य। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मेरी आपसे है वो ये कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आपके किसी भी काम आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला ETF हमारे पास आता है लार्ज कैप कैटेगरी से, जो कि है एक निफ्टी 50 ETF। तो इस ETF के नाम और दूसरी चीज़ों के बारे में अभी हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी ये है कि इस ETF में आपको इन्वेस्ट क्यों करना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस ETF में इन्वेस्ट क्यों करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपको किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो उसके अंदर 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो निफ्टी 50 जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये NSE स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क भी है। तो अगर आप इस ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यानी कि आपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं, तो आपका पैसा यहाँ पर इन्हीं कंपनीज की ग्रोथ के साथ ग्रो करता है। ये जो एक रात में अमीर बनने का सपना देखने वाले इन्वेस्टर्स हैं या फिर वो इन्वेस्टर जो बहुत जल्दी अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग इस कैटेगरी को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना लॉन्ग टर्म के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। इस ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है बेस्ट कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, लो वॉलेटिलिटी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, मार्केट के अप एंड डाउन मूव से या फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी से इस इंडेक्स पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। अभी हाल ही में मिड कैप और स्मॉल कैप में आए शार्प करेक्शन की वजह से लोगों की हालत खराब हो गई थी। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में फॉल आया था लगभग 13% का, मिड कैप में फॉल आया था लगभग 8% का। वहीं अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि इस इंडेक्स की बात करते हैं, तो इस इंडेक्स में फॉल देखने को मिला था सिर्फ 3.5% का। तो आप समझ सकते हैं कि आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस कैटेगरी में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के मुकाबले, आपको इस इंडेक्स में ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही वो इंडेक्स है जहां पर FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेन के जो ETFs हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसी कैटेगरी के अंदर करते हैं। यानी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसी कैटेगरी के जरिए, इसी इंडेक्स के जरिए इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं, एज कंपेयर टू एनी अदर इंडेक्स या फिर एनी अदर कैटेगरी। तो एक चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर ये इंडेक्स इतना पावरफुल इंडेक्स है, इतना हैवी इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स को मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ने घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों बना रखा है। खैर, हम बात करते हैं आज की कैटेगरी के लार्ज कैप ETF की, और ये ETF है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। ये ETF ट्रैक करता है निफ्टी 50 इंडेक्स को और इस ETF का कोड है निफ्टी 20। इस ETF का जो AUM है ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि 21,580 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत कम है, यानी कि 0.04% का है। 1 ईयर के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो इसने दिए हैं 30.48%।
और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये है 103% के। और फाइनली जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेली वॉल्यूम। तो आपको किसी भी ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस ETF की वॉल्यूम को जरूर चेक करना चाहिए, यानी कि डेली की ट्रेडिंग वहां पर कितनी है। तो इस ETF की जो डेली वॉल्यूम है वो अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट है, यानी कि आपको यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि आप इस ETF को करंट मार्केट प्राइस पे बाय भी कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे सेल भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं और ये है मिड कैप कैटेगरी। अगर आप प्योरली मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप इस ETF के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्योरली मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मिड कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन म्यूचुअल फंड्स में आप देखेंगे कि मिड कैप कैटेगरी के एलोकेशंस के साथ साथ वहां पर आपको लार्ज कैप एलोकेशंस भी देखने को मिलेंगे और स्मॉल कैप के एलोकेशंस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरह से आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी की मिलावट समझ सकते हैं। और कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी का एलोकेशन बहुत ज्यादा होगा। मतलब परेशानी कुछ नहीं है, जनरली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी का थोड़ा सा एलोकेशन रखते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिस्क को कम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉल कैप का एलोकेशन होता है, छोटा सा एलोकेशन उसका भी रखा जाता है जिससे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। लेकिन मिड कैप ETF जैसे कि इनका नाम है, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स प्योरली मिड कैप में ही होती है, यानी कि उन कंपनीज में होती हैं जो कंपनीज अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक नंबर 101 से लेकर रैंक नंबर 250 तक आती है। अब क्योंकि मिड कैप इंडेक्स लार्ज कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी के बीच में आता है तो इस इंडेक्स में आपको लार्ज कैप जैसी स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ स्मॉल कैप जैसी वोलेटिलिटी भी नहीं मिलेगी, यानी कि वोलेटिलिटी स्मॉल कैप से कम लेकिन रिटर्न्स लार्ज कैप से ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी जगह है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आज के मिड कैप ETF की बात करते हैं तो ये ETF है निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150। ये ETF जैसे कि मैंने बताया ये ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को, यानी कि सारी मिड कैप 150 कंपनीज। इसका कोड है मिड 15020। AUM इसका है 1187 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक है 0.21% का। 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये है 61% के आसपास के, और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है 186% के। डेली वॉल्यूम इस ETF की भी अपनी कैटेगरी में काफी हाई है, तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। आप इजीली इस ETF में अपनी बाइंग एंड सेलिंग्स कर पाएंगे। थर्ड ETF हमारे पास आता है CPSE ETF, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ETF। ये एक ऐसा ETF है जिसका AUM अभी तक का हाईएस्ट AUM है किसी भी ETF के अंदर। AUM कितना है ये तो हम अभी 2 मिनट में जान लेंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी जानना यह है कि इतना हाई AUM इस ETF का क्यों है। तो AUM इस ETF का हाई है इसकी होल्डिंग्स की वजह से। तो अगर हम इस ETF के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इस ETF का AUM है 36,337 करोड़ का। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है सिर्फ 11। निफ्टी 50 के अंदर होते हैं 50 स्टॉक्स, निफ्टी मिड कैप के अंदर होते हैं 150 स्टॉक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं सिर्फ और सिर्फ 11। ये स्टॉक्स हैं सारे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स, यानी कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के स्टॉक्स। जैसे कि सबसे पहले है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन NTPC, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NHPC का मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद आता है ऑयल इंडिया, फिर आता है NBCC का मतलब है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। उसके बाद होल्डिंग्स आती हैं जैसे कि SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम। उसके बाद आता है कोचिन शिपयार्ड और फिर आता है NLC इंडिया, NLC यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम CPSE के ETF की बात करते हैं तो इसका नाम है CPSE ETF। ये ट्रैक करता है निफ्टी CPSE को। इसका कोड है CPSE ETF। AUM जैसे कि हम देख चुके हैं 36,337 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है 0.05% का। इसके 1 ईयर के रिटर्न्स देखने लायक हैं जो कि हैं 106% के, और पिछले 5 साल के रिटर्न्स इसने दिए हैं 204% के। डेली वॉल्यूम इस ETF की बहुत हाई है। जनरली आप इसको टॉप 5 या टॉप 10 ETFs में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये एक ऐसा ETF है जिसकी वैल्यू अगर मैं कोरोना के बाद यानी कि अक्टूबर 2020 के आसपास की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू थी लगभग 15.75 या फिर 16 रुपए के आसपास की। और अगर मैं आज के ट्रेडिंग डे की बात करता हूँ यानी कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज के दिन इसकी वैल्यू है 83.26 की, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि इस ETF में जो ग्रोथ देखने को मिली है कोरोना के लॉकडाउन के बाद की, अगर मैं यहाँ से लेके यानी कि 16 रुपीज़ से एक स्केल ड्रॉ करता हूँ आज के दिन तक, तो इस ETF में ग्रोथ देखने को मिली है 421% की। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अगर आपने इस ETF में अक्टूबर 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उन 1 लाख रुपए की वैल्यू हो चुकी होती 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा की। मतलब इस तरह की बातें करना और ये सब बताना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
लेकिन बता चुका हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के पोटेंशियल को समझो कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में किस तरीके से किस हद तक ग्रो कर सकता है। बाय द वे ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ या फिर आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर। जिन लोगों को पास्ट में जितने रिटर्न्स मिलने थे उनको मिल चुके हैं, सिमिलर रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इस चीज को आप याद रखना कि अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ एक ETF में या फिर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कभी मत लगा देना। ये बहुत रिस्की होता है और कुछ केसेस में आपको बहुत नुकसान दे सकता है। अब बात क्योंकि यहाँ पर ETFs की हो रही है और ETFs में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ETFs का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपका पैसा काफी बच जाता है। अब जहाँ पर पैसा बचाने की बात हो रही है, जहाँ पर एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात होगी शून्य की। तो इस वीडियो में जिस भी ETF की हम बात कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी ETF में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं शून्य के थ्रू। अब शून्य के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो शून्य जैसे कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में या फिर ETFs में या म्यूचुअल फंड्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने होंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करना है, कोई भी क्लियरिंग फी पे नहीं करनी है। इस प्लेटफॉर्म की अकाउंट ओपनिंग फी 0 है। यहाँ पर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने हैं, यानी कि ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपके सभी तरह के चार्जेस शून्य हैं। ETFs या फिर स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कोई भी एडिशनल फी किसी भी तरह की आपको पे यहाँ पर नहीं करनी होगी। अगर मैं इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप कोई भी ETF बाय करते हैं या कोई स्टॉक बाय करते हैं, उस स्टॉक का प्राइस है 20 रुपीज का, और मैं इंट्राडे की जगह अगर यहाँ पर डिलीवरी चूज कर लेता हूँ और 20 रुपीज पर बाय करने के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं लेट्स से 50 रुपीज में, और क्वांटिटी मान लीजिए आपने बाय की है 200 और मैंने यहाँ पर चूज किया है NSE, अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट नाउ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शून्य पे आपको किसी भी तरह के ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, ये हैं 0, अदर चार्जेस 0 हैं, क्लियरिंग चार्जेस 0 हैं, बाकी जो कंपलसरी चार्जेस हैं यानी कि STT है, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, GST है, ये तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड पड़ेगा खाली 14.58 रुपीज का। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि शून्य एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ये NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, MCX में लिस्टेड है, CDSL में लिस्टेड है, AMFI, NCDX और बाकी के सभी रजिस्ट्रेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। शून्य के जो फाउंडर्स हैं वो एक्स वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स हैं विद डी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, जिन्होंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी काम किया है। तो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इंडियन कस्टमर्स के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसे और भी अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है, इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये कंपनी काम कर रही है। शून्य आपको AI बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशन और प्रिडिक्शंस भी देता है रेंजिंग फ्रॉम 3 days to 1 year कि कौन से स्टॉक्स अपसाइड और डाउनसाइड जा सकते हैं। शून्य पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप इसके मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट के थ्रू भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है, तो आप इजीली ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ETF की तरफ। फोर्थ ETF हमारे पास आता है PSU बैंक ETF। जैसे कि हमने अभी CPSE ETF की बात की थी, जहां पर हमें डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स हमें एक ही जगह पे एक ही ETF में देखने को मिल रहे थे। सेम ऐसे ही ये एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी PSU बैंक ETF, जो ट्रैक करता है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स को। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। इसके AUM की अगर हम बात करते हैं तो ये है 2561 करोड़ का। नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं 12, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और हमें मिलता है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर हम इस ETF को देख लेते हैं तो इस ETF का नाम है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक 20, और ये ट्रैक करता है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को। इसका कोड है PSUBNKBEES। AUM इसका जैसे कि हमने देखा है 2561 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.49% का। पिछले एक साल के रिटर्न्स है 90.91% के, और पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स है 109% के। डेली वॉल्यूम इसकी काफी हाई है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम इसकी चार्ट पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर मैं अक्टूबर 2020 से लेके आगे की परफॉर्मेंस की बात करता हूं, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 13.47 की, और इसको अगर मैं स्केल से ड्रॉ करता हूँ आज की वैल्यू तक, यानी कि आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में इसकी वैल्यू चल रही है 79.50 की, यानी कि ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ की वैल्यू।
तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट अराउंड 490% की। तो पिछले 3.5 साल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी गई है। लेकिन फिर से वही बात, सेम रिमाइंडर, पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर। पांचवा ETF हमारे पास आता है IT ETF। IT जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, अगर हम फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि बिना IT के यानी कि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हो जाए। IT सेक्टर ने पास्ट में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और फ्यूचर में भी ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर आप लंबे समय के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सेक्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर हम आ जाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग ETF की तरफ, तो यहाँ पर हमें ETF देखने को मिलता है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। ये इंडेक्स ट्रैक करता है निफ्टी IT को, इसका कोड है IT20। AUM इसका है 1972 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.22% का। 1 ईयर के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं 23.84% के और पिछले 5 साल के रिटर्न्स इसके हैं 152% के। डेली वॉल्यूम इसकी वेरी हाई है, काफी ज्यादा ट्रेडिंग इस ETF के अंदर चल रही है, तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज नहीं मिलेंगे। फाइनली 6th और लास्ट ETF हमारे पास आता है गोल्ड ETF। ये एक एवरग्रीन या फिर मैं कहूँ कि एक एवर ग्रोइंग ETF है, एक ऐसा ETF जिसके अंदर बस आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए, कितने भी लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए और निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि ये एक गोल्ड ETF है जिसको स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या वॉलिटिलिटी है, मार्केट कहाँ जा रही है, इस ETF को इनमें से किसी भी चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि ये ETF स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है। ये ETF लिंक्ड है गोल्ड प्राइसेस से। ये एक ऐसा ETF है जैसे कि आपके घर में या फिर आपके बैंक के लॉकर में रखा हुआ फिजिकल गोल्ड, बल्कि ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक उससे भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को संभाल के रखना होता है, काफी सिक्योरिटी के साथ रखना होता है। फिजिकल गोल्ड के साथ स्टोरेज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, और अगर आप लॉकर में रखते हैं तो आपको सबसे पहले लॉकर की FD करवानी होगी, उस लॉकर का आपको सालाना रेंट पे करना होगा, जो कि अल्टीमेटली जो गोल्ड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, जितने रिटर्न्स आपको गोल्ड देता है उन रिटर्न से अगर आप वो सब एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो आपकी फाइनल वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि अगर हम गोल्ड ETFs की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप गोल्ड ETF के अंदर करते हैं आपको यहाँ पर ग्रोथ गोल्ड के रेट के हिसाब से ही मिलती है। वैसे मैं इन सभी चीजों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जहां पर मैंने फिजिकल गोल्ड वर्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वर्सेस गोल्ड ETF, इनको मैंने काफी डिटेल में कंपैरिजन करके दिखाया है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट मेरी अपनी चॉइस रहेगी गोल्ड ETF फॉर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स। फाइनली अगर हम गोल्ड ETF की बात करते हैं तो फाइनली मुझे एक ऐसा ETF मिल गया है जो कि निपॉन इंडिया ETF नहीं है। ये ETF है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इससे पहले आपने जितने भी ETFs देखे थे लार्ज कैप कैटेगरी का, वो भी निपॉन था, मिड कैप भी निपॉन था, CPSE भी निपॉन इंडिया का ही ETF है, PSU बैंक भी निपॉन इंडिया का है, IT ETF भी निपॉन इंडिया का है। मतलब मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कभी आपको ऐसा लगे कि निपॉन इंडिया ने मुझे करोड़पति बना दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है निपॉन इंडिया की बात करने के लिए, ऐसा नहीं है। और अगर आप खुद जाकर चेक करेंगे तो आपको निपॉन इंडिया ETFs ही सबसे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखने को मिलेंगे, प्लस इन्हीं ETFs के एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। लेकिन अगर मैं गोल्ड ETF की बात करता हूं तो गोल्ड ETF में ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF जो है इसका एक्सपेंस रेशियो कम है कंपेयर टू निपॉन इंडिया ETF, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का, जबकि इस वाले ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। बाकी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो ये ETF ट्रैक करता है गोल्ड इंडिया इंडेक्स को, इसका कोड है गोल्ड IETF, इसका AUM है 4,946 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का AUM इसका होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो की हम बात कर चुके हैं। 1 ईयर के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है 15.01% के, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं, यानी कि गोल्ड ने पिछले 1 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये हैं 109% के रिटर्न्स, जो कि अगेन बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। डेली वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे वो बेस्ट 6 ETFs जिनके अंदर हर तरह के इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने इस वीडियो में या फिर इन 6 ETFs के अंदर एक स्मॉल कैप ETF इंक्लूड क्यों नहीं किया है। वो मैंने इंटेंशनली इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरी है, और जहां पर इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है इस टाइम पे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी काफी रिस्की कैटेगरी हो जाती है। सभी इन्वेस्टर्स हो सकता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कंफर्टेबल ना हो। मे बी आपको लगता हो कि स्मॉल कैप काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, पास्ट में 1 साल में 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन की बात आती है तो सबसे ज्यादा करेक्शन यहाँ पर स्मॉल कैप में, सबसे ज्यादा नुकसान आपको यहाँ पर स्मॉल कैप में ही देखने को मिल सकता है। तो खासतौर पर इस वीडियो के अंदर मैं स्मॉल कैप को इंक्लूड नहीं करना चाहता था। मे बी मैं एक सेपरेट वीडियो एक
स्मॉल कैप ETF के ऊपर बनाऊं, बट अभी के लिए आज की इस वीडियो के लिए मैंने स्मॉल कैप को स्किप किया है। सेकंड चीज आती है कि मैंने यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे उस इंडेक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का कुछ खास सेंस या फिर कोई खास वजह देखने को नहीं मिलती। तो बेटर होगा कि आप सिंपली निफ्टी 50 इंडेक्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रखें, ओवर कॉम्प्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है। और बाय द वे मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के ऊपर भी कंपैरिजन की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं शून्य। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।